हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पॉलिटी का यह आपका छठा अध्याय है, न्यायिक प्रक्रिया। कैसी कैसी प्रक्रिया होती है और कैसे लोग जो है पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, इन सारे बातों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। SCERT का बुक है, ये जान रहे हैं आप, BTBC। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ना तो पुलिस का जिक्र सुना है और ना ही उसे देखा है। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का जिक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या क्या काम होते हैं और जो है क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये बता सकते हैं। देखिए, पुलिस का जो काम है, क्या काम है, तो पुलिस का काम होता है कि यहाँ पर देखिए लिखने के लिए कहता है कि आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं, लिखकर चित्र बनाइए। तो पुलिस का काम होता है FIR दर्ज करना काम होता है, उसके बाद छानबीन करना, गिरफ्तार करना। गिरफ्तार जो है किया हुआ व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, और जब फिर अदालत में संबंधित मामले के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है सबूत जुटाकर पेश करना, ये सारे जो हैं पुलिस के काम होते हैं। आगे देखेंगे, आइए। न्याय की प्रक्रिया में पुलिस, वकील, न्यायाधीशों की भूमिकाओं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, और जो है प्रयास आगे दी गई इस घटना के माध्यम से हम करते हैं। देखिए, एक विनोद है। विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपनी ज़मीन पर आया। ज़मीन की जो है विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मजदूरों से अपने नए घर की नींव खोदने की बात कही, तभी अवधेश जो है वहाँ आ गया और उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही। विनोद नहीं माना। उसने कहा, मेरी ज़मीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी। और उसने काम शुरू करवा दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं अवधेश, मेरी दीवार तो आपके घर से सटी ही रहेगी, ये बोल रहा है। तो दोनों तरफ से जो है क्या होता है, इस पर जो है अवधेश भड़क गया और दोनों तरफ से लोग झगड़ने लगे। तब किसी ने कहा, भाई झगड़ते क्यों हो? क्यों नहीं आप जो है बात कचहरी में ले जाते? ग्राम कचहरी ने जमीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया, पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना। वह अगले दिन जब अवधेश अपने घर पर नहीं था, तो विनोद ने क्या किया, उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर लौटा, तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार को तुड़वा दिया। सुबह जब विनोद को पता चला कि वो लाठी डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश को जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई में जो है अवधेश का एक हाथ भी टूट गया। इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और जो है बीच बचाव करके बात को आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच उस गांव का चौकीदार वहां आ पहुंचा। सत्येंद्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, उसे नज़दीक के अस्पताल में ले गए। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जांच करवाई और उसके हाथ जो टूटे थे उस पर मरहम पट्टी करवाया। अब देखिए, यहाँ पर है कि पहला कि ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा करिए। क्योंकि ग्राम कचहरी के पास होता है जमीन का कागजात, देखकर ये माना कि अवधेश के पास के जो जमीन है वो सही है और इसीलिए जो है फैसला सुनाया गया। दूसरा है कि क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी? एकदम नहीं करनी चाहिए थी। पिटाई करना क्या है, दंडनीय अपराध है।
तीसरा है कि अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से स्पष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है रिपोर्ट लिखवाना चाहिए, उसे पुलिस बुलवानी चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए, ना कि उसको कूट देना चाहिए। अब अगला है कि थाने में रिपोर्ट। तो थाने में अरुण ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दरोगा ने सादे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी कि FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। अरुण ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर में दर्ज रिपोर्ट कीजिए और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थाना प्रभारी आएंगे तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज होगी। ये देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना। अवधेश ने अपना मामला एक सामान्य थाने में दर्ज करवाया, परंतु प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना भी होता है जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या अपराध के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, FIR में प्रथम दृष्टता रिपोर्ट, इसको जो है प्रथम दृष्टता रिपोर्ट हिंदी में कहते हैं। दृष्टिया रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो है थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR कर सकता है। मौखिक बताने पर जो है दरोगा लिख लेता है, फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के भी जो है FIR में होने चाहिए नाम, और जो है जानकारी देने वाले को एक FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो डाक और इंटरनेट के माध्यम से भी आप जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये देखिए, मुझे विनोद के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। ये मजिस्ट्रेट के पास जो है पुलिस अधिकारी के पास पहुंचता है। अब देखिए, थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येंद्र, अवधेश एवं चौकीदार थाने पर रुके रहे और कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी भी आ गए। उसने अरुण के रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज की। अरुण ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण ने उसे रोककर थाना प्रभारी से जो है वार्तालाप करवाने को कहा और सारी बातें करने को, उनसे जो भी बातें थी वो बातें उनसे कहने को कहा। अब देखिए, थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों ज़रूरी है? तो थाने में जो है रिपोर्ट लिखवाना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की मदद पुलिस जो है बिना रिपोर्ट के नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। आगे चलेंगे कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे? विवरण से आप बता सकते हैं। तो अगर आपके घर में चोरी हो जाएगा तो FIR लिखने को पुलिस को, थानेदार को कहेंगे। फिर FIR की नकल प्रति मांगेंगे। फिर FIR जो दर्ज ना करे तो डाक या इंटर माध्यम से जो है आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, अगर पुलिस नहीं करेगा तब। FIR की कॉपी क्यों ज़रूरत होती है? तो आप जो है यहाँ पर बताए हैं, जो आपको कॉपी में जो लिखा गया है, जो दर्ज किया गया है, वो नकल अगर आप अपने पास रखेंगे तो क्या होता है, फेरबदल अगर पुलिस ऐसा कुछ करेगा, मतलब कहते हैं ना कि रुपया के आगे सब कुछ बिक जाता है। अगर कुछ इधर उधर करेगा तो आपके पास वो नकल रहेगा, तो उधर इधर करने में, बातों को बदलने में कठिनाई होगी। अब अगला है कि मामले की छानबीन शुरू हो जाती है।
तो एफआईआर के आधार पर थाना प्रभारी ने दरोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दरोगा जी उसी दिन अवधेश के घर पहुंचा। पहले तो उसने अवधेश की चोट देखी। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफ़ी गंभीर हैं। उसने अवधेश के पड़ोसी से पूछताछ किया और पड़ोसियों ने मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से ही इतनी चोट लगी है। वह विनोद के पास गया और उसको बताया कि वह उसे अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ ले आए और वहाँ उससे पूछताछ की। विनोद इस बात से इनकार कर गया कि उसने अवधेश की पिटाई की है। गिरफ्तारी। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह कारण बताना जरूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब देखिए एफआईआर तो हो गया, गिरफ्तार भी हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फिर से है कि एफआईआर की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर सच में यह विनोद ने किया है या दर्ज हुए हैं ये मामले सही हैं। इससे पता लगता है, छानबीन की जाती है, पूछताछ की जाती है, कहीं ये झूठा तो नहीं लिखाया गया एफआईआर है, ये सारी बातें। अब देखिए मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मारपीट का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा कानून के खिलाफ होता है, इसलिए मामले की छानबीन के खिलाफ छानबीन के समय पुलिस को सभ्य तरीके से रहना चाहिए और आराम से बातचीत करिए, उसी से आपका सब कुछ काम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा सकती। तो देखिए अगर ये तब तो कानून है, ये सब सारे कानून के बंधन में बंधे रहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल करने पर ही व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के यहाँ मारपीट नहीं होती और वह प्रथम न्यायाधीश होता है। और जबकि पुलिस तो मारपीट कर जबरदस्ती भी किसी व्यक्ति को अपना जुर्म कबूल करवा सकता है। इसीलिए थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर भी किसी अपराधी को वहीं सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि सज़ा सुनाने का काम यहाँ पर क्या है, अदालत का होता है। आगे चलेंगे, जमानत। अब देखिए जमानत, थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। तब थानेदार ने विनोद को बताया, तुम्हारा जुर्म जमानती है, इसीलिए तुम्हें किसी भी जमानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिनके पास जमीन जायदाद हो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। उसने आगे समझाया, यह यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने का इजाज़त दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ जमीन जायदाद हैं तो तुम भी बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो यह जायदाद क्या होंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, जायदाद जब्त हो जाएंगे। विनोद ने बताया कि उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है। फिर उसने अपने लिए बॉन्ड भरा और जमानत बॉन्ड भर दिया और थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। गैर जमानती अपराध। विनोद तो जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्म जमानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर जमानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी होता है को जमानत की अर्जी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर की जमानत मंजूर करें या नहीं करें। पहली पेशी देखेंगे तो अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी।
यह कचहरी जिला मुख्यालय आरा में थी। कचहरी के आसपास काफ़ी लोग थे। वे थे काले कोट पहने हुए वकील और कई अभियुक्त अर्थात वे जिनके खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज थी। अब होता क्या है कि और दूसरे मामले में मामलों की पेशी के लिए आए लोग थे। विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दरोगा भी वहाँ थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने इस मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने विनोद के वकील को एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। विनोद ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगले पेशी की तारीख दी। गवाह और पेशी। विनोद ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दिए और अवधेश ने भी अपने दोस्तों के नाम, जो आसपास के पड़ोसी हैं, उसके नाम गवाही में देते हैं। अब देखिएगा दूसरा पेशी 25 दिन बाद होता है। उससे पहले यहाँ पर एक दो क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है। तो इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा कि उनका आरोप क्या है और हमने जांच पड़ताल जो की है वो आखिरकार कहां तक गई है और किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है। तो दोनों तरफ की बातों को सुना जाए। एक पक्ष नहीं होता है। दोनों पक्षों की बातों को अगर आप सुनेंगे तो इसे पता लगेगा कि आखिरकार हुआ क्या है और सही मायने पर हम पहुंच सकते हैं। देखिए, किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्या ज़रूरी है। तो इससे पता लगता है कि जो लोग बोल रहा है वो सत्य है या नहीं। देखिए, गवाह तो झूठा भी होता है। जैसे ये मुकर गया उसमें भी झूठा होता है, गवाह भी झूठा आपको मिल जाता है। समझ गए? पूरी तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि पूछताछ करना है और मामले की अदालतों के सामने सच सामने बातें आएँ, इसलिए डिस्कस भी की जाती है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के क्या काम होते हैं, तो क्या अंतर है? तो पुलिस और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? तो पुलिस का काम होता है छानबीन करना और मजिस्ट्रेट का काम होता है फैसला सुनाना। यहाँ पर देख सकते हैं कि मामला आखिरकार कोर्ट में पहुंचा, जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना फैसला सुनाया। देखिए, 25 दिन बाद पेशी हो रही है। आरा की कचहरी पहुंचे लोग सब। पहले सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बातें बताई। फिर दोनों तरफ से वकीलों ने उससे पूछताछ की। ऐसे दो गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी। अब देखिए आगे क्या होता है। अगली पेशी की तारीख दी गई और हर पेशी पर अपनी वकील को फीस देनी पड़ती है और करीब 1 साल तक पेशियां चलती रही। पेशियां पर पेशियां और फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि विनोद अवधेश की गंभीर पिटाई करने का दोषी है, इसीलिए उसे 4 साल की सजा होती है, कैद होगी। सत्र न्यायाधीश में अपील करता है। विनोद फैसले से असंतुष्ट था। विनोद के वकील ने बताया कि सत्र न्यायाधीश, ये पटना का देख सकते हैं उच्च न्यायालय है, में वो अपना क्या करता है, अपना अपील की जा सकती है। उसके वकील साहब बताते हैं सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है कि सत्र न्यायाधीश तुम्हें दोषी ना ठहराए या सजा कम कर दे। विनोद के वकील ने सत्र न्यायाधीश में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायाधीश ने वकील की सजा स्थगित कर दी। क्या कर दी? ये न्यायाधीश सजा स्थगित कर देती है। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा।
फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। 2 साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। देखिए कितना 3 साल हो गया, 4 साल बेचारा जेले था। उसने विनोद की सज़ा 4 से 3 साल कर दी। देखिए 3 साल, 2 साल इधर काट लेता तो 2 साल और हो जाता, तो यहाँ पर 2 साल हो, अब 3 साल हो गए। जब से फैसला सुनाया जाता है तभी से सज़ा मान्य होता है। अब देखेंगे यहाँ पर उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में आपको है कि सत्र न्यायाधीश का फैसला सुनकर विनोद हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला बदला जा सकता है? वकील ने बताया कि सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। हमने 2 न्यायालय को अभी तक पार कर लिया है, एक जो है मजिस्ट्रेट का, एक सत्र न्यायालय का। अब हम उच्च न्यायालय की ओर बढ़ रहे हैं। तो वकील ने बताया सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उस न्यायालय में बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में जो है अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाए जाते, वहाँ पर केवल जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। तुम चाहो तो अपील कर सकते हो सकता है सज़ा और कम हो जाए। विनोद ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन विनोद उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया और उसे जो है वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। ये समझ गए कहानी को, कैसे कैसे जो हैं न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सत्र हैं और उच्च हैं। उसके यह होता है आपका उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रकार से विनोद दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल में जेल में रहूँगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बातें यहाँ पर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब पेरोल मिलता है, तो यहाँ पर पेरोल मिलता है और कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि इसमें नहीं छपी हैं, ऐसे समझिए बात को। चलिए, तो आगे है कि इस अध्याय में हमने विनोद और अवधेश के बीच होने वाली फौजदारी मुकदमे की चर्चा की। ऐसे मामले का जो है स्वरूप तथा इनके लिए दंड के माध्यम जो है दंड के प्रावधान भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। और विनोद और अवधेश का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन आता है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन सा? 326। ऐसा कोई भी मामला जिसमें समाज की शांति और जो है व्यवस्था भंग होती है, फौजदारी मामला माना जाता है। क्या मामला होता है? तो फौजदारी मामला माना जाता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ी हैं पहले भी अध्याय में। और फौजदारी मामले में पुलिस जो होता है रिपोर्ट कैसे की जाएगी और पुलिस के अधिकारी न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करेंगे, ये सारे जो हैं बिंदु आपराधिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है कोड में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं। और इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। और यहाँ पर हम करेंगे कुछ बातों को क्वेश्चन के तौर पर। तो पहला है क्वेश्चन कि इस पाठ में पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ, तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। तो देखिए इसमें आपको चलता है ना कि अवधेश जो है पिटाई किया और आखिरकार अवधेश की पिटाई की गई और आखिरकार जो है विनोद को सज़ा मिलती है और मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर तक जो है उच्च न्यायालय तक जो है मानता है दोषी किसको? विनोद को, और दोषी के रूप में सज़ा देता है। क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर में कारण सहित लिखिए। देखिए न्यायिक प्रक्रिया को आप जो है कर सकते हैं प्रभावित। यहाँ पर निष्पक्षता से आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर में कि कोई मंत्री का जो है भाई है या बेटा है, वो अपने धन दौलत से अपार है, तो उसके पास धन दौलत, वो क्या करता है, तो कोई बेगुनाह को यहाँ पर साबित कर देता है कि यह जो है गुनहगार है और उसको अपने भाई को छुड़ा लेता है।
या अपने जो हैं बेटा को छुड़ा लेता है, ये सारी बातें होती हैं। और अगला है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? न्याय कौन देगा? तो सबसे न्यायाधीश। देखिएगा, प्रथम में है कि प्रथम क्या होता है? प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का काम होता है, और जो है मामले की छानबीन करना, अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और आरोपी के खिलाफ जो है सबूत जमा करना। वकील का क्या काम है? वकील का काम होता है कि अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना और जो है अदालत में दलील पेश करना, अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेशी की तारीख के लिए तारीख लेना, अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना, ये सारे वकील के काम हैं। न्यायाधीश का काम क्या है? तो मुकदमे को सुनना, गवाहों के बयान सुनना, मुकदमे की अगली पेशी की तारीख देना, पूरे जो है मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना। अगला देखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें हैं दीवानी और फौजदारी के बारे में। तो दीवानी और फौजदारी में अंतर क्या है? तो दीवानी होता है ज़मीन जायदाद के झगड़े, और दूसरा मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के विवाद के लेकर विवाद, पैसे के लेन देन के लिए झगड़े, व्यापार के झगड़े, किराया तलाक। फौजदारी में क्या होता है? तो चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, रिश्वत, दंगा, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, तो न्याय देते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो न्याय देते समय आप मुख्य रूप से बेगुनाह को सज़ा ना मिले और दोषी को जो है कानून की नज़र से बचकर ना निकले, ये हम हर संभव प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया जो है में क्या-क्या कमियां हैं, इनकी कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। बहुत सारी प्रक्रिया में जो देखते हैं कि इतना लेट होता है, अदालतों का जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से जो है बेहद ही कम है। 1-1 लाख एक दिन में जो है ये हो जाता है आवेदन और केस हो जाता है। अदालत में न्यायाधीश की भी कमी है। कागजी प्रक्रिया क्या होता है? बेहद जटिल होता है। कानून प्रक्रिया बहुत ही जो है खर्चीला होता है। किसी भी मामले में सुनवाई होने और फैसला लेने के लिए भी जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और समय लगना, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय का ही जो है महत्व है भाई साहब। 3 साल का सज़ा दे रहे हो, 3 साल लड़ने में ही केस लगा देते हो, ये सारी बातें होते हैं। तो इस प्रकार से आपका होता है चैप्टर समाप्त। मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।